स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ अभिषेक मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें कॉल करिए, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, या फिर हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार के साथ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तीसरे दिन आज गिरावट देखने को मिल रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से आज वापस हम देख रहे हैं कि 19,800 का जो अहम सपोर्ट लेवल था वो भी बाजार तोड़ चुका है। और इस वक्त करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट है और बैंक निफ्टी में भी करीब 264 अंकों की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं आईटी, एफएमसीजी स्टॉक्स, और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी कमजोरी है। सरकारी बैंकों में आज रिकवरी देखने को मिल रही है और इसके अलावा रियल्टी और चुनिंदा सरकारी कंपनियों से भी आज अच्छा सपोर्ट हम देख रहे हैं, आज देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे तो मामला बराबरी का ही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबरी, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त का मार्केट सेटअप। कमजोरी है इस वक्त और अब देखना होगा कि आज एक्सपायरी का भी दिन है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल वी परार और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से अविनाश गोरशकर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। बाजार पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के भी नीचे अब बाजार आ चुका है, यहाँ पर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? क्या खरीदारी करके चलना चाहिए या फिर अभी थोड़ा वेट करें इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले? वेल, गुड मॉर्निंग आप सबको एंड जितने भी दर्शक मित्र हैं उन सबको। नाउ मेन कंसर्न अभी यहाँ पे ये है कि पिछले 3 दिन से लगातार बाजार में एक गिरावट की मोमेंटम देखने को मिल रही है। नाउ सबसे ज्यादा कंसर्न यहाँ पे अगर इस लेवल पे देखने जाए तो बाजार जो गिर रहा है उसका नहीं है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है उसका कंसर्न है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर अच्छे खासे प्रॉफिट मिल रहा है इन स्टॉक में तो मैं कहूंगा कि उस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और अच्छे खासे लार्ज कैप स्टॉक जहां पे एक बॉटम पे स्टॉक ट्रेड करे उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी लार्ज कैप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग करके वही जो फंड है वो डाइवर्ट करना चाहिए लार्ज कैप में। नाउ जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, नो डाउट पिछले 3 दिन से लगातार मोमेंटम डाउन साइड की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल बैंक निफ्टी में आ रहा है 45,000 का। 45,120 के अराउंड स्पॉट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो अगर ये 45,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी होल्ड करती है तो यहाँ से वापस में ऊपर में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो बाउंस बैक ऊपर में अपने को मिनिमम 1300 से 1500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो पहला बैंक निफ्टी में 45,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है। नाउ निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर इस लेवल पे देखने जाए तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में गिरावट ज्यादा है एंड थैंक्स टू दिस एचडीएफसी बैंक एंड ऑल कि जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ अगर मैं निफ्टी के लेवल की बात करूँ तो निफ्टी में यहाँ से 19,575 19,500 तक के लेवल एज टारगेट डाउनसाइड में देखने को मिल रहा है। सो व्यू निफ्टी का अभी भी डाउनसाइड का ही है। 19,575 19,500 के लेवल एज अ सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर उस लेवल पर अगर निफ्टी आती है तो वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए 200 पॉइंट यहाँ से निफ्टी नीचे जानी चाहिए। ओके, सो ओवरऑल व्यू यही बन रहा है। बैंक निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, निफ्टी में यहाँ से फर्दर 200 पॉइंट हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है 19,800 पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश थी, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक हुआ और नीचे के 200 अंकों के दायरे और निफ्टी के लिए खुल गए हैं 19,757। यानी कि अगर हम रिकॉर्ड से तुलना करें तो तकरीबन 450 से 500 पॉइंट नीचे निफ्टी आके इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए फटाफट आपके सवाल जवाब इस सिलसिले की शुरुआत करेंगे और अमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। अमोल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्ते नमस्ते सर, मेरे पास अरविंद लिमिटेड के 125 के भाव से 500 शेयर है और एक एमएमटीसी के है 42 के भाव से 125 के भाव से। हाँ, आपने ये कब लिए थे अमोल? 1 साल हो गए सर। आपकी क्या 2 साल पुरानी होल्डिंग है ये?
हाँ, 1-1.5 साल हो गया सर। ठीक है, अच्छे भाव पर एंट्री है। 125 रुपये खरीद है और इस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा है इनके भाव से करीब 200 रुपये ऊपर। 500 शेयर है अरविंद फैशन के। अविनाश जी, अरविंद फैशन, हालांकि हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है इस शेयर में, मतलब एक तरफा कोई मूव नहीं रही है, ना तो गिरावट वाली ना तो तेज़ी वाली। अभी अरविंद फैशन के शेयर इनके पास है, हम वो दिखाएंगे। बताइए क्या करना चाहिए अविनाश जी शेयर में? क्या होल्ड करें और मुनाफे के लिए, या फिर चूंकि इनके पैसे ठीक ठाक बढ़ गए हैं तो थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेंगे? अभिषेक, पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं कहूंगा कि अरविंद फैशंस में पोजीशंस होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि करंट ईयर दैट इज FY24 में अच्छी खासी बढ़त बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट की है, प्लस इनके जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, प्लस जिस ब्रांड से वो काम करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हद तक बोथ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू अपटिक काफी अच्छा देखने को मिला है। Q1 का भी नंबर ठीक-ठाक था, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय दूँगा। अगर इनका नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है, तो यहाँ से भी एक अच्छी बढ़त मिलेगी। हालाँकि इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी निचले लेवल पे है, तो थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूल ये कर भी सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, बट अगले 12-15 महीने का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपको अमोल राय अरविंद फैशन पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले जो कॉलर हैं उनका नाम है कमल और हरियाणा से हैं। कमल जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। जी पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 350 शेयर है 180 के भाव से, इसको मैं रखूं या बेचूं? ठीक है, कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? हाँ जी। कितने वक्त तक रुक सकते हैं स्टॉक के साथ आगे? ये लगा लो आप, साल 1.5 साल से तो पहले ही पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, चलिए आपके भाव से थोड़ा ऊपर है, साल 1.5 साल हालांकि आपने यहाँ पर रुका है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा बेहतर संकेत हैं या नहीं? अविनाश जी बताएं, इंडिया बुल्स पर क्या आपकी राय होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे पोजीशन होल्ड करी, क्योंकि स्टॉक ने बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि अभी ये ब्लैक रॉक की कंपनी है, प्रमोटर्स बहुत मजबूत है। हाउसिंग मार्केट भी अभी बहुत समय के बाद रिकवरी मोड में है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो 230-240 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और न्यूज बेस्ड ड्रिवन स्टॉक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर इनके पास है तो होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। अगला सवाल हमें आया है, ये सोशल मीडिया पर ही है, अनूप गौड़ा जी का। आरईसी है इनके पास, 2000 शेयर्स 126 पर इन्होंने लिया हुआ है, काफ़ी शानदार लेवल पे है। आरईसी में हमने देखा हाल फिलहाल में पावर कंपनियों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। पिछले 6 महीने में ही करीब 140 अंकों की तेज़ी आरईसी दिखा चुका है। 126 पर इन्होंने लिया था, 261 पर स्टॉक आ चुका है और आज भी 3% ऊपर है। तो शानदार गेन, करीब 2,70,000 का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। यहाँ पर कुणाल आप सजेस्ट करिए, आरईसी और तेजी के लिए अभी वेट करें स्टॉक में? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम आरईसी में हमें देखने को मिल चुकी है और अच्छा खासा मुनाफा भी उनको हो रहा है। मेरा जो व्यू है यहाँ पे आरईसी का, वो होल्ड करके ही चलने का बन रहा है, क्योंकि आप देखिए एक काफी अच्छे लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी स्टॉक में हमें 163 के लेवल पे देखने को मिला था, उसके ऊपर 100 पॉइंट भी और स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फिलहाल स्टॉक अभी 262 के अराउंड है। मेरा जो व्यू है वो अभी होल्ड करके चलने का बन रहा है। मैं कहूंगा कि नीचे में 240 का ऐसा ट्रेल लेवल मेंटेन करना चाहिए ना। 20 रुपए नीचे का ट्रेल लेवल में मेंटेन इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर के जो टारगेट है वो टारगेट मुझे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं टारगेट के लेवल की बात कर रहा हूँ तो ऊपर में 320 यहाँ से, यानी कि 60 रुपये ऊपर का पहला टारगेट अगर वो ब्रेक होता है तो ऊपर में 400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 60 से लेके 140 रुपए तक की मोमेंटम ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 240 का एक एसएल तो मेंटेन कर ही सकते हैं। तो व्यू मेरा यहाँ पे होल्ड करके चलने का बन रहा है। ठीक है, आरईसी में निवेशित करने की सलाह है कुणाल की। आगे बढ़ेंगे, सीएम संधू हमारे साथ हैं फोन पर। संधू साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल और यह भी बताइए कि आपने कहां से फोन किया है? मैंने कलकत्ता से फोन किया है। गुड मॉर्निंग। हाँ बढ़िया है सर, सवाल पूछिए। मेरे 2 क्वेरीज है। एक तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी और दूसरा है कैप्लिन पॉइंट।
कैप्लिन पॉइंट क्या भाव के हैं? एक्चुअली ये पब्लिक इशू में मेरे को आया 100 शेयर, उसके बाद ये 2016 में स्प्लिट होके 500 शेयर मिला, मैंने 400 शेयर सेल कर दिया, अभी जी। 100 शेयर मेरे पास आए, इसको क्या? 100 शेयर आपके पास हैं अभी? Yes. ठीक है, कैप्लिन पॉइंट पर बाद में लेंगे क्योंकि ये जो है इनके पास ना आईपीओ के भाव का है, लेकिन मार्क्सन्स फार्मा 250 शेयर इनके पास है 87 रुपये 50 पैसे के भाव पर। अविनाश जी, राय आपसे चाहेंगे हम। मार्क्सन्स फार्मा में ना हमने बड़ी बढ़िया तेज़ी हमने देखी है और ये 100 रुपये के ऊपर शेयर जाकर कारोबार कर रहा है। 87 रुपये की एंट्री है और अब इनके भाव से हम देख रहे हैं कि 15-16 रुपये ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी, मार्क्सन्स फार्मा में बने रहें या फिर फार्मा आईटी वाले शेयरों से निकलकर थोड़े से बेहतर ग्रोथ वाले एरियाज में आप फोकस करने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पे मार्क्सन फार्मा में एंट्री की है और नंबर्स मार्क्सन फार्मा के एक लगातार काफी अच्छे आ रहे हैं। ये ज्यादातर यूके और फ्रांस जैसे मार्केट्स में काम करते हैं। नंबर्स बात करें तो बहुत ही दमदार नंबर पिछले साल FY23 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। Q1 का भी नंबर काफी अच्छा था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि 130-140 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। ठीक है, पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। कैप्लिन पॉइंट, अविनाश जी आप ही व्यू दीजिए क्योंकि इस पर थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया हम लेना चाहेंगे। साल भर में अगर हम देखें तो करीब करीब ये शेयर जो है ना डबल हो गया है। हालांकि मतलब कि अगर हम मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो 584 रुपये के आसपास के भाव थे, अब 1022 पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इनके पास ना आईपीओ प्राइस वाले हैं और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 2014 में इसका पब्लिक इशू आया था और तब से ये शेयर होल्ड कर रहे हैं। 100 शेयर अभी भी हैं, तो कॉस्ट वाली टेंशन नहीं है। कॉस्ट तो पूरी की पूरी रिकवर भी हो गई है और बता रहे हैं कि शेयर स्प्लिट भी हुआ तो उसका फायदा भी मिल गया है। अभी 100 शेयर बचे हुए हैं, क्या उसमें निवेशित रहें? मार्च से अच्छी ग्रोथ है, क्या आगे ये कंटिन्यू रहेगी? डेफिनेटली अभिषेक, ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी क्योंकि अभी इस कंपनी का जो प्रोसेस है वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि यूएस मार्केट्स में वो एंट्री करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यूएस मार्केट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ज्यादातर अभी तक ये अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। तो मेरे ख्याल से देखिए ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी अच्छा है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है और जिस प्रकार की इनकी छोटी क्वांटिटी है, मैं इतना ही कहूंगा कि एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर दे, बैलेंस क्वांटिटी शेयर आप फ्री रखिए क्योंकि बाजार में क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका निवेश। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। अगले साल 1.5 साल का नजरिया अगर कोई लेता है तो अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी होगी। करंटली मेरे ख्याल से पार्टली प्रॉफिट बुकिंग और पार्टली होल्ड कर। ठीक है, आंशिक मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। चाहे तो 50 शेयर आप वहां से निकल जाइए, उसको बेच दीजिए और 50 शेयर अभी भी आप बना के रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के चैंपियन की तरफ। और आज ऑप्शन का चैंपियन कौन है ये बताने के लिए इन्वेस्टमेंटोर सिक्योरिटीज के जय पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? तो गुड मॉर्निंग। पहले तो कल जो ने बियर पुट स्प्रेड दिया था निफ्टी पर, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। मोर देन ट्रिपल रिटर्न आ चुका है ये स्ट्रेटेजी पर, तो वही अभी बुक प्रॉफिट करने की सलाह रहेगी। और आज का बैंक निफ्टी पर मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा फुल कॉल स्प्रेड रहेगा, जो कि आज हमने देखा बैंक निफ्टी में काफी गिरावट दिखी, बट ओवरऑल दूसरी बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के अलावा दूसरी बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक जो एक्सपायरी बैंक निफ्टी की गुरुवार को है, एक दिन ज्यादा मिल रहा है कंपेरेटिवली मंथली एक्सपायरी होने के कारण, तो वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा बुल कॉल हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बन चुका है ऑलरेडी, अभी ऊपर जाने के आसार ज्यादा लगते हैं। तो 45,300 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी और साथ ही में 45,900 का कॉल ऑप्शन बेचने की सलाह होगी। 28 सितंबर की एक्सपायरी रहेगी दोनों के लिए। और यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखने जाए तो अराउंड 0.40 यानी कि 38% मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है और लॉस 15% के अराउंड मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है पर लॉट पर, और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती है आने वाले
वीक पे। तो इन्वेस्टर्स के लिए यही सलाह रहेगी कि ये स्ट्रेटेजी को विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो साथ में कंसीडर करके लेना चाहिए, हेज करके चलना चाहिए, ऊपर के कॉल को बेचना चाहिए, तो यहाँ से अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है। और नेक्स्ट की जो एक्सपायरी 28 को रहेगी तो थोड़ा एक दिन ज्यादा मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जय आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो जय पटेल की ऑप्शन की रणनीति आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको बता दें कि आप जो वायदा बाजार है, फेनो ट्रेडिंग है, उसमें 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो तमाम बातों का खास ख्याल रखें और ये हमारा डिस्क्लोजर है। आपको बता दें 45,300 की कॉल जो है वो खरीदनी है, वही 45,900 की कॉल बैंक निफ्टी की बेचनी है 83 पे। यहाँ पर आपको तमाम अहम लेवल्स भी सुझाव दिए गए। बहरहाल जुड़े हुए हैं, हिरेंद्र नाम है इनका। हिरेंद्र जी नमस्कार, उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ। जी जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मैंने सेल के 1000 शेयर लिए थे 104 के भाव पे। थोड़ा ऊपरी लेवल पे आपकी खरीदारी है, लेकिन कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? ये अभी 1-2 साल तो और रुक सकता हूँ। 2021 की खरीद है मेरी एक्चुअल में। ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऑलरेडी काफ़ी आपने पेशेंस दिखाया, लेकिन जो है अभी फिलहाल लगातार दबाव इस स्टॉक पे और उसका नुकसान आपको होता हुआ। अविनाश जी ऑलरेडी 2021 से ये स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ उन्होंने, फिलहाल आगे का नजरिया चाहते हैं, 1-2 साल और रुक सकते हैं? देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में इन्होंने जो स्टॉक लिया है मेरे ख्याल से इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ग्लोबली मेटल का प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट है, प्लस चाइना का भी फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। चाइना की जो खरीदारी मेटल मार्केट में नॉर्मली होती है वो काफी कम है। लग तो रहा है कि कम से कम साल 1.5 साल और इनको इंतजार करना पड़ेगा अगर इनको अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। कंपनी अच्छी है, सेल ने बहुत कोशिश की है कि कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफी कम हो, प्लस डोमेस्टिक इंफ्रा स्पेस में जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए वहां पे डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लेकिन जो मेजर री रेटिंग ट्रिगर है सेल के लिए वो तब आएगा जब मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे। नजरिया साल 1.5 साल का रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन री रेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा और उसके लिए लंबा टाइम फ्रेम देना जरूरी है। ठीक है, सेल के लिए लंबी अवधि का नजरिया होना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे और ये हमारे पास आया सोशल मीडिया के जरिए। जेंसार टेक के शेयर है 28 की संख्या में और भाव है 675 रुपए का। अविनाश जी, जेंसार टेक अगर हम इस साल की बात करें, अगर हम खास तौर पर, तो ये साल तो बड़ा अच्छा साबित हुआ है। हालांकि इनकी खरीद जो लग रही है थोड़े पुराने भाव की लग रही है, लेकिन जिस तरह से हमने रफ्तार देखी है इस साल, आपको क्या लगता है कि ये मोमेंटम बना रहेगा और थोड़ा सा और अगर समय देंगे तो इनके भाव आ जाएंगे और क्या ये मुनाफे में भी जा सकते हैं? बात करें तो जेंसार टेक काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है आईटी सर्विसेज में। मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी कंपनीज में एटलीस्ट अगला क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर भी चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि अभी भी जो हेडविंड्स यूएस यूरोप से दिख रहे हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग है। बट डेफिनेटली जेंसार टेक्नोलॉजीज के पास सिग्निफिकेंटली अच्छी ऑर्डर बुक है, प्लस पिछले क्वार्टर भी इनके नंबर्स जो आए थे वो काफी ठीक ठाक थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव थी। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सितंबर के बाद, होपफुली अक्टूबर नवंबर के बाद, होपफुली यूएस मार्केट से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज इंडिया में बेनिफिट करेगी। इनका भी ज्यादातर बिजनेस यूएस ड्रिवन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, बट डेफिनेटली कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना जरूरी। पर आपको 12 से 15 महीने का नजरिया रखना होगा जेंसार टेक पर, आपको अहम राय मिलती हुई। अरिजीत घोष हैं और इनके पास टाटा केमिकल्स के 100 शेयर हैं। 1000 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। चलिए जरा इस पे हम राय लेते हैं। कुणाल बताएं, टाटा केमिकल्स में आगे क्या करना चाहिए? वेल, टाटा केमिकल की बात करते हैं, 1043 अभी प्राइस चल रहा है और 1000 के ऊपर खरीदी है। नो डाउट प्रॉफिट में, लेकिन जो व्यू बन रहा है
वो फिलहाल अभी प्रॉफिट बुकिंग करके चलने का बन रहा है। नाउ यहाँ पे दो व्यू है, अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है तो इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छी रैली आने वाले दिनों में हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक ऊपर में 1450 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग के हिसाब से, यानी कि अगर मैं 4-5 दिन के लिए बात करूं तो 1043 अभी ट्रेड कर रहा है और लाइकली चांसेस है कि ये जो निफ्टी की 200 पॉइंट की गिरावट की हम बात करें उसमें ये स्टॉक नीचे में हमें 990 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ पे अगर ट्रेडिंग को लेके है तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलने का बन रहा है। हेलो, की सलाह है टाटा केमिकल्स के शेयर में। पीएनसी इंफ्राटेक को लेकर अगले दर्शक का सवाल है और दर्शक हैं भोपाल से विकास। विकास नमस्कार, आपने कब ये शेयर लिए थे और कितना समय दे सकते हैं इसको? सर मैंने सितंबर 20 के बीच में लिया था पीएनसी इंफ्रा। सितंबर 2020? या कोविड के बाद ही वो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था ऊपर नीचे, तभी लिया था सर। ठीक है, 3 साल का समय तो आपने दे दिया है और हम देख रहे हैं कि अब तो इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन से पहले तमाम जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं वो फोकस में होती हैं और चलते भी हमने देखा है शेयर को। अविनाश जी, पीएनसी इंफ्राटेक इनके भाव से तो ठीक ठाक ही ऊपर शेयर आ गया है, 152 का भाव है, 350 के ऊपर है, 200 रुपये प्रति शेयर का फायदा तो सीधा सीधा हो रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी 6-8 महीना और दें? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, पीएनसी इंफ्रा में ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। आपने सही कहा कि इलेक्शन का ईयर होता है तो कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं और वैसे भी पीएनसी इंफ्रा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो काफी स्ट्रांग है। ऑलरेडी काफी अच्छी ऑर्डर बुक पे कंपनी बैठी है तो एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का ये नजरिया लेते हैं तो 400 सवा 400 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डेफिनेटली कंपनी एक अच्छी क्वालिफाइड मिड कैप स्टॉक है और यहाँ पे आई थिंक ये होल्ड कर अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी हो सकती है। नजरिया आपको पीएनसी इंफ्रा पर पॉजिटिव अविनाश जी का। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है ऋषि और उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल हम तक पहुंचाया है। मोरारजी टेक्सटाइल के इनके पास 100 शेयर हैं और इन्होंने 19 रुपए के भाव पे खरीदा है। चलिए ज़रा नज़रिया लेते हैं कि क्या ये स्टॉक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स में से कोई ट्रैक करा। अविनाश जी, आप बताएं, मोरारजी टेक्सटाइल पे को आप ट्रैक करते हैं, कोई नज़रिया आपका? प्रशांत, ये स्टॉक में ट्रैक नहीं करता हूँ बट बहुत पुरानी कंपनी है और मुझे लग रहा है कि इन्होंने शायद प्राइस देख के यहाँ पे एंट्री की है। मेरे ख्याल से फंडामेंटल व्यू तो मेरे पास है नहीं बट आई थिंक कोई दूसरा विकल्प अगर ये करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज या कोई बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक में हमने अभी तक तो देखा नहीं। ठीक है, ठीक है। कुणाल, आपका कोई नजरिया मोरारजी टेक्सटाइल पे? वेल, डेफिनेटली टेक्निकल के बेस पे तो ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ब्रेकआउट लेवल की बात करूँ तो 20.30 का ब्रेकआउट लेवल था और स्टॉक अभी उसके ऊपर चल रहा है। मैं कहूंगा कि इसको फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेस पे एक बार होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर में स्टॉक में 28 और 28 ऐसे ब्रेक करेगा, 33 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक अभी स्लो मूविंग काउंटर में है तो हो सकता है कि जो लेवल हमने बताया है 28 और 33 वाला, ये लेवल स्टॉक अचीव करने में आई थिंक 9 महीने से ज्यादा का टाइम ले। तो अगर उतने लंबे समय तक की अगर इनकी इच्छा है तो स्टॉक को फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से अभिषेक वर्मा का सवाल लेंगे और इनके पास है जियो फाइनेंशियल के शेयर 440 242 रुपये 50 पैसे के भाव पर और दूसरा शेयर है आईआरसीटीसी का 367 शेयर है 662 रुपये के भाव पर। अब जियो फाइनेंशियल, अविनाश जी देखिए, अभी तो ये इंतजार है कि कंपनी की तरफ से क्या अपडेट्स आते हैं, किस तरह से कारोबार का विस्तार करती है। आगे उम्मीदों का आसमान हम ये कह सकते हैं, लेकिन तौर पर जो जो इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक के साथ जेवी किया है एमसी कारोबार के लिए, ये बड़ा पॉजिटिव है। इंश्योरेंस में कंपनी ने उतरने का ऐलान किया है, ये भी पॉजिटिव है। तो आगे बिजनेस बढ़ेगा, इस उम्मीद में लोग शेयर होल्ड करके रखे हैं। हालांकि इतनी जल्दी रिव्यू नहीं करना चाहिए अगर आपने जियो फाइनेंशियल लिया है तो। फिर भी एक राय जान लेते हैं। 262 रुपये का इसका बेस प्राइस और उसके बाद हमने शेयर को देखा कि 200 रुपये के आसपास तक फिसला। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है कहीं 230-240 रुपये के भाव के आसपास। अविनाश जी, आपके हिसाब से कितना समय दें, मतलब अभी आंख मूंद के कितने समय तक बैठे रहे शेयर में? नहीं, आई थिंक अभिषेक आपने सही कहा कि देखिए अभी हार्डली 1-2 महीने हो गए इस स्टॉक को लिस्ट हो गए और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी
डिस्ट्रप्शन करने वाला है, क्योंकि इनकी साइज भी काफी बड़ी है, करीबन 1,30,000 करोड़ की बैलेंस शीट साइज है। ऑलरेडी एएमसी बिजनेस के लिए उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ करार किया है, तो आपको काफी अच्छे और बड़े अनाउंसमेंट्स पे आने की उम्मीद रखनी चाहिए। और रही बात इनका फ्यूचर, तो मुझे लग रहा है कि देखिए 1.5-2 साल के बाद ही आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि रिलायंस की ग्रुप कंपनी जब कोई सेक्टर में एंटर करती है तब वो बड़ा सोचती है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट जो अभी ऑलरेडी बड़ी है, इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको FY 25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो तब तक आपको इंतजार करना है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही है, शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा, क्योंकि अभी तक कोई क्वार्टरली नंबर आए नहीं है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। तो जैसे-जैसे नंबर्स आएँगे वैसे-वैसे स्टॉक में आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अपॉर्च्युनिटी पैसा बनाने के लिए अगले 2 साल के लिए काफी बड़ी लग रही है। ठीक है, 2 साल समय दीजिए, बढ़िया कंपनी है और आगे निश्चित तौर पर काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। IRCTC 367 शेयर हैं 662 रुपए के भाव पर। कुणाल, रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो IRCTC को अगर छोड़ दें तो बाकी तो हमने बहुत तेज रफ्तार पकड़ते हुए शेयरों को देखा और उतने ही वो वोलेटाइल भी होते हैं। IRCTC इनके पास 662 के हैं। पिछले 3-4 दिन से ना थोड़ी सी लैकलस्टर परफॉर्मेंस से शेयर कमजोर हुआ है, एक दायरे में रहा है। क्या सलाह आप देंगे? 677 रुपए के आसपास के भाव अभी हैं, यहां से क्या चाल देख रहे हैं आप? IRCTC की बात करूं तो मुझे यहाँ से स्टॉक की जो चाल है ऊपर की तरफ ही दिख रही है, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है 670 के अराउंड। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में हमें कोई भी डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और देखने जाए तो ऐसे जितने भी मूविंग एवरेजेस है 100 है या 50 है बात कर ले तो वही सबके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक का जो ट्रेंड है पॉजिटिव साइड का ही है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक में जो है अभी होल्ड करके चलना चाहिए पोजीशन। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो 750 का लेवल है जो अगेन स्टॉक दिखा सकता है, और 750 जैसे ही ब्रेक होता है ये स्टॉक हमें ऊपर में 856 तक के भी लेवल देने में सक्षम है। तो व्यू यहाँ से होल्ड करके चलने का बन रहा है। मैं यहाँ पे सिफर साइड एक एसएल भी मेंटेन करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे हम 650 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, IRCTC के लिए जो स्टॉप लॉस आपको बताया कुणाल ने, आप उसका ध्यान रखिए। कल के सत्र में हमने देखा कि कोटक बैंक, पेटीएम, जोमैटो, नायका, इंडस टावर, ये सभी के सभी शेयर कमजोर हो रहे थे। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक संबंध जरूर है कि इसमें कनाडा के पेंशन फंड का निवेश और भारी भरकम निवेश है, और जिस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते तलख चल रहे हैं उसके चलते ये शेयर फोकस में भी हैं। तो जरा गणित समझ लेते हैं कि कितना बड़ा निवेश है कनाडा के पेंशन फंड का भारत के इक्विटी मार्केट में, और इन शेयरों में कितनी होल्डिंग है। बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कि पूरा विवाद क्या है, जरा भी बताइएगा एक बार हमारे दर्शकों के लिए, और ये बताइए कि कितना इंपैक्ट हो सकता है अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो। जी बिल्कुल, ओवरऑल तो डिप्लोमेटिक टेंशन ज़रूर चल रहे हैं भारत और कनाडा के बीच, और उसके तनाव के कारण जो है ऑफ कोर्स हमारी जो बिजनेस आउटलुक है उस पर फोकस रहेगा। कनाडा पेंशन फंड के जो निवेश वाले अधिकतर शेयर जो है कल फिसले थे ट्रेड में। याद रखिए कनाडा के जो पेंशन फंड है CPPIB और CDBQ, इनके बड़े निवेश हैं, और पेंशन फंड्स के निवेश के वैल्यू जो देखें तो 1 लाख करोड़ तक से ज़्यादा का जो वैल्यू देखने मिल रहा है। NSDL के जो डेटा हमने चेक किया है वहाँ पे पता चला कि कनाडा के जो वित्तीय संस्थाएं लगभग 85% इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी सेगमेंट में, और भारत जो है उनका टॉप 10 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। लेकिन कौन से ये फंड्स हैं, जो कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे इन फंड्स का जो एक्सपोजर है उसको लाते स्क्रीन पे। कोटक बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे जो है लगभग 2.7% स्टेक है। इसके अलावा पेटीएम, जोमैटो जैसे न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी इनका हिस्सेदारी है। इसके अलावा नायका, इंडस टावर्स और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में भी जो आप देख सकते हैं हिस्सेदारी जो है बड़ी है। अब जो है कुछ अन्य स्टॉक्स भी हैं जो फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनका भी जो है थोड़ी टाइप से एक्सपोजर है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, ICICI बैंक, जो दिग्गज प्लेयर्स है जहाँ पे कनाडा पेंशन फंड निवेश है। लेकिन कनाडा भारत के जो रिश्तों में तल्खी क्यों हुई, क्यों इश्यूज आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, उनका आरोप के बाद जो है ये तानातानी शुरू हुई है, और ओवरऑल देखें तो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसके कारण भारत में शामिल हुए थे। ये ट्रूडो का जो है ओवरऑल स्टेटमेंट आया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था ये हरदीप सिंह निज्जर, और कनाडा में जो है भारत ने जो एक राज्य नियक की जो निष्क्रियता है उसको किया गया है।
और भारत ने भी तो कनाडा के राजनीतिक के जो देश छोड़ने की जो है बात की, डिप्लोमेट्स होती है उनको छोड़ने के लिए भी बात की है, उन्हें राजनीतिक कहते हैं। लेकिन भारत कनाडा के ट्रेड क्या है वो भी हम समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। 2022 में भारत का ये 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा था। 2022-23 के वित्त साल में आप देखें तो द्वीपक्षीय कारोबार में बढ़कर जो है लगभग 8.16 अरब डॉलर आ गए। ये जो है टोटल ट्रेड डेटा है। ऑफ कोर्स 30 भारतीय कंपनी है जहां पे लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश देखने मिला है। और भारत तो 18th सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है कनाडा का। देखा जाए तो अप्रैल से लेके बीच मार्च तक जो है 3,306 मिलियन डॉलर का जो है निवेश आया है। कनाडा का जो निवेश के बारे में बात करें तो भारत के जो FDI का ऑलमोस्ट 0.5% स्टेक है, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन कुल मिला के देखें तो सर्विसेज और इंफ्रा में ज़्यादा यहाँ पे अप्रोच है। कनाडा की लगभग 600 से ज़्यादा कंपनी जो है भारत में भी मौजूद हैं। और FY23 में देखें तो एक्सपोर्ट्स लगभग $4 बिलियन यानी कि 4110 मिलियन डॉलर्स का हुआ है। कनाडा में भी जो है भारतीय कंपनी में लगभग 17,000 रोजगार लोग हैं। अब हम बात करेंगे कि कनाडा के भारत के एक्सपोर्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में हैं। ऑफ कोर्स फार्मा सबसे टॉप पे आता है, इसके अलावा जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और मशीनरी आती हैं। अब अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की तो ये जो है लेंटिल्स जो दाल होती है उस पर ज़्यादा है। इसके अलावा टिम्बर, पल्प, पेपर और कुछ माइनिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये ओवरऑल जो है भारत और कनाडा का प्रोसेस जो न्यूज़ है और क्या बिजनेस आउटलुक और ट्रेड है, इसका हमने रिसर्च लाया है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल खबर बताने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो शेयर्स हैं जहां पर निवेश है कनाडा पेंशन फंड का, वहां पर नजर है। और आज भी देख रहे हैं कि कुछ शेयर में थोड़ा सा प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है। कोटक बैंक का शेयर आज भी दबाव में है, लेकिन कोटक बैंक के दबाव की वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो वहां से ही प्रेशर बना हुआ है। और इस वक्त निफ्टी बैंक हालांकि रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ये इंडेक्स करीब 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, पेंशन फंड्स जो होते हैं या फिर जो एफआईज होते हैं, उनका तो जो निवेश होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हम मान के चलते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है क्या इस बात की आशंका है, थोड़ी कम ही सही, कि बिकवाली आ जाए जो होल्डिंग है कनाडा पेंशन फंड के उन शेयरों में? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा मसला हो चुका है ये एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल इम्पैक्ट स्टॉक्स को देगा। मुझे नहीं लगता है कि पेंशन फंड जब कोई भी निवेश इंडिया में करते हैं या कहीं पे भी निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म व्यू लेके काम करते हैं। कम से कम 3 से 5 साल का इनका इन्वेस्टमेंट टाइम विंडो होता है। और मेरे ख्याल से देखिए बाजार में ये जो न्यूज़ फ्लो आया है इससे फंडामेंटली तो इन कंपनीज का कोई ज्यादा फर्क या ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। सेंटिमेंटली जरूर आ सकता है, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग आए, अंडर परफॉर्मेंस आए। बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहे, क्योंकि देखिए कंपनीज अगर अच्छी काम करेंगी, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी तो मेरे ख्याल से बाइंग तो जरूर आएगी। और क्वार्टरली नंबर्स जो सितंबर के आएंगे वो अगर अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, प्लस आने वाला साल भी अगर ये कंपनीज अच्छी रिकॉर्ड करती है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई पैनिक का मामला नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको सेल ऑफ देखने को मिले। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो इनको अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार मोमेंटम नेगेटिव होता है तो स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस आप इनको देखने को मिलेगा। तो मेरे राय में आई थिंक जिन्होंने खरीदा भी नहीं है स्टॉक्स और जो कंपनीज अच्छी है वहां पे खरीदने के मौके भी समझने चाहिए, क्योंकि ये मैटर मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में मार्केट्स कंप्लीटली भूल जाएंगे और वापस अर्निंग्स पे फोकस करें। करेक्ट। तो बिल्कुल छोटी अवधि वाला टेंशन है, और सही कह रहे हैं अविनाश जी कि हो सकता है क्योंकि ये डिप्लोमेटिक थोड़े से टेंशन हैं, और उम्मीद करेंगे कि चूंकि ट्रेड रिलेशंस जो होते हैं ना, दोनों देश आपस में संबंध को बना कर रखना चाहते हैं, तो ये मामला भी सुलझ जाएगा, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लगातार दबाव बाजार पर बना हुआ। इस वक्त निफ्टी 135 अंक नीचे, वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 500 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी में 260 अंकों का दबाव यहां पर नजर आता हुआ। चलिए अविनाश जी, जरा बताएं यहां से बाजार को किस तरह से आप आंक रहे हैं, इस दबाव को किस तरह से देख रहे हैं? इनफैक्ट देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा सा जो करेक्शन आ रहा है वो ज्यादातर इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा है कि एफआईआईस की काफी बड़ी बिकवाली आई है, रुपया भी वीक हो चुका है, क्रूड का भी मूवमेंट काफी एलिवेटेड हो चुका है, और कहीं ना कहीं मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की जरूरत थी। अप्रैल से जो मार्केट्स में तेजी आई थी, लगातार वन साइडेड तेजी थी,
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन है, ऐसा नहीं कि बाजार में बाइंग नहीं आएगी। मेरे ख्याल से निवेशकों को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, मेरा अनुमान है कि नंबर्स जून क्वार्टर से भी काफी अच्छे रहेंगे। और आने वाले फेस्टिव सीजन में जिस प्रकार से अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, मैक्रो डेटा आएंगे, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग आपको आने वाले महीने में देखने को मिलेगी। तो कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि इंडेक्स नहीं बट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए। अभी भी काफी अच्छे कंपनीज है, अवेलेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स ऐसे समय पे पैनिक करके बाजार से निकल जाते हैं, लेकिन यही सही अच्छा समय होता है जब आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी अपने कंफर्ट लेवल्स पे मिलती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वेल्थ क्रिएशन का, कि आपको तभी निवेश करना होता है जब सारे लोग बेचते हैं। तो आई वुड बी स्टिल पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, बट रवैया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे। लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी और इक्विटी मार्केट्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। ये है अहम सलाह अविनाश की ओर से आती हुई बाजार की फिलहाल की चाल पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी और कुणाल, आप दोनों का। मुझे मेरे सहयोगी पानी से भरी बाल्टी